हेलो हेलो माइक टेस्टिंग। होपफुली आवाज़ तो आ ही रही होगी। और कह रहे फिर ट्रेडिंग। अरे मैं एक ट्रेड अपडेट तो देना ही भूल गया क्या नहीं। अभी तो सैटरडे संडे चल रहा था ना। ये बढ़िया चीज़ दिखाऊँ यार तुम्हें, मज़ा आ गया भाई। बस देख के तो अच्छा ही फील हुआ। क्या अच्छा हो गया भाई यहाँ पे। ये देखो भाई, इस वीडियो पे मेरे 223 व्यूज़ आ गए, 124। भाई साहब पिछला पूरा साल तो नहीं, और उससे पहला वाला जो साल लगातार वीडियोस डालते 10 12 व्यूज़ ऐसे इतने कम कम आते थे। अभी पहली बार इतना सब आया, ऐसा लग रहा है कि भाई मेहनत करी है इसके पीछे इतना घिसा के, तब जाके स्टेज पे आया। कि कितने व्यूज़ आ रहे हैं, 124। भाई बहुत ही अलग दुनिया है यूट्यूब वालों की। ये ऐसा अलग डिफरेंट मेंटल स्पेस इट टेक्स। 200 व्यूज़ इतना बड़ा अचीवमेंट लग रहा है। हालांकि उस वीडियो में इतने व्यूज़ नहीं है अच्छे से, ठीक है, बट पता नहीं भाई इस नंबर से हमने सेल्फ वर्थ अपनी क्यों जोड़ रखी है। सेल्फ वर्थ तो नहीं, बट यार ऐसा लिटरली फील हुआ कि बहुत पुश किया इस चीज़ के लिए। हमने श्योर 50,000 व्यूज़ पे ये वाली रिफ्रेशिंग फीलिंग आएगी कभी। स्ट्रगल फेस चल रहा है अभी तो भाई, फुल ऑन। और ये व्यूज़ तो मतलब वो है जिसमें भाई, अरे यार एक सेकंड मैं ट्रेडिंग का ऑन कर लूँ पहले। स्क्रीन दिख रही होगी। अकाउंट बैलेंस देखते हैं कहाँ पहुँचा। गाइस देखिए ऐसा है, हमारा अकाउंट बैलेंस पहुँचा और भी माइनस में, ठीक है। बाद में मैंने एक और ट्रेड लिया था, छोटा सा लॉस लगा, और वो सेटअप के बाद लिया था, टाइमिंग बाद में थी, थोड़ी सी देर बाद में ली थी। तो दैट्स दिखाता हूँ मैं, रीसेट चार्ट। अब तो भाई न्यूयॉर्क टाइम पे है ही नहीं सेट। न्यूयॉर्क टाइम, न्यूयॉर्क कितने बज रहे हैं, 10 बज गए। चलो भाई टाइम हो गया हमारी ट्रेडिंग का, 10 11, ठीक है। ओके तो यहाँ पे लिया था मैंने पिछला वाला ट्रेड, उस दिन जब स्ट्रीम ख़त्म कर गए तो उसके बाद लिया था। ये मैं सिखा रहा था बच्चों को कि कैसे अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, और लाइन वाले चार्ट से हम ट्रेडिंग चालू करते हैं। ये कौन सा भाई यहाँ पे अच्छा ये देखो, सेल वाला, ये फेयर वैल्यू गैप हमने मैप आउट किया था उस दिन। ऐसा लग रहा है रिवीजन नहीं करी, पहले ही आ गया। तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप हमने मार्क किया था, और मैंने क्या बोला था कि यहाँ तक आएगा तभी लूँगा ट्रेड, राइट। तो मैंने यहाँ पे सेल किया, स्टॉप लॉस इस पॉइंट के ऊपर का था, इस कैंडल के ऊपर का। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, वेट किया कि ये नीचे आ जाएगा, बट ये नीचे नहीं आया, ये ऊपर चला गया, स्टॉप लॉस लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को अभी गलती एक ये लग रही है ना, गलती तो क्या, ये अलग अलग प्रोबेबिलिटी वाली बात होती है, लेकिन यहाँ पे एक ये वाली पॉसिबिलिटी थी जो हम डिस्कस कर रहे थे। अच्छा यूजली हुआ क्या है इस ट्रेड के अंदर ना, मेरे साथ अगर पहले 10 बजे वाली कैंडल पे कभी मैंने ट्रेड लिया, मैक्सिमम मेरे गलत ही गए हैं। तो आई एम थिंकिंग ऑफ अपडेटिंग दिस सिस्टम कि 10 बज के 5 मिनट तक, यानी कि 5 मिनट पे जब पहली कैंडल बनेगी, इसके बाद से ही हम अपना फेयर वैल्यू गैप वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो फेयर वैल्यू गैप है, तो ये आया था, तो ये एक अच्छा ट्रेड बन सकता था यहाँ पे, जो हमने मिस कर दिया। सो आई थिंक वी मिस्ड आउट ऑन दिस ट्रेड, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं भाई, होता है ऐसा, बहुत बार होगा, आगे भी होगा, लेकिन अगले वाले सेटअप में इम्प्रूव करके देखेंगे। अब यहाँ से अब मार्केट पहुँचा कहाँ है वो देखते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे,
तो यहाँ पे था ऊपर, जब हमने इन जोन्स में ट्रेड लिए, सेलिंग हुई, ओके यहाँ पे था, यहाँ से ऊपर जाके ओके। तो अभी भी मार्केट देख लो भाई उसी रेंज के अंदर ही है, राइट, उसी रेंज के अंदर है भाई मार्केट। 1 आवर में भी मैंने बिल्कुल भी बैक ट्रैक नहीं किया भाई, बिल्कुल काम नहीं किया, होमवर्क नहीं किया, बट अभी आके कर रहा हूँ बैठ के, तो अभी भी देख सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बोलने तो इंटरनेट पर जो लोग बोलते हैं, हाँ बिल्कुल अपनी स्टडी करनी होती है भाई, दूसरे काम भी है यार। जब बिल्कुल पूरे दिन ही कुछ नहीं होगा तो करेंगे तब, जब पिछले साल उससे पिछले साल रहा है तब कर करके आज स्टेज पे आए ना। अरे भाई क्या कर रहा था मैं, 1 डे के चार्ट पे देख लो भाई, ठीक है, नया वीक चालू हो गया और यहाँ पे, अरे कहाँ गया भाई, नया वीक चालू हो गया, यहाँ पे गैप लेके नीचे की तरफ आ रहा है। अब नए वीक में कहाँ तक ये गैप हम कंसिडर कर सकते हैं कि नीचे की तरफ आएगा, बेरिश रह सकता है इस वीक, ठीक है, पूरी चीज़ें देखनी पड़ती है। अगर यहाँ पे हॉल्ट कर गया फिर देखेंगे, लेकिन अभी तक मेरा अंदाज़ा ये है कि वह पहले नीचे आना चाहता है, पहले ये लोग तो टच करेगा, ये सबसे पहला टारगेट हमारा 101.081 जो भी है वो हो जाएगा, पहला टारगेट हमारा यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है। और बोलते हैं भाई इतने सारी लाइन, भाई ऐसे ही होते हैं जब पढ़ाई करते हो ना, निशान बना के नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा। और ठीक है, अब हम वेट कर रहे हैं, क्या वही सेम रूल्स है, रूल्स ले आते हैं वापस, रूल्स कहाँ हैं भाई, चलो भैया उधर चलो, इन नोट्स को लग देते हैं यहाँ पे हम, ठीक है, 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। मेरे को लगा स्ट्रीम का नाम रख देता हूँ, लाइव लाइव ट्रेडिंग सीखिए। ओ बिजलिया, ओ मलिया, ओ ओ ओ ओ ओ ओ आह 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 लाइव ट्रेडिंग, या ये नाम रख दे, सीखे ट्रेडिंग, और भी बहुत कुछ, और भी बहुत कुछ। ओ भाई यार आवाज़ आ रही हो बस मेरे को अभी तक नहीं पता, इतनी देर से मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ, आ रही आवाज़ तो आ रही है। एनीवे एक बार और देख लो, 24,223, ठीक है भाई, कोई नहीं भाई, या बाला वाली वीडियोस पे ज़्यादा नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलन दो भाई गाड़ी। यार बताओ अब इसमें मेरी क्या गलती है, अगर मैं यूट्यूब खोलूँ और सबसे पहला सजेशन ही प्रखर का हो तो मैं ऑब्वियसली उसकी ही वीडियो देखूंगा ना यार, उसी पे ही रिएक्ट करूंगा। ये पिक बड़ी हॉट लगाई है यार पीछे, चलो भाई। 40% of the world's legal services market is the US. It has $360 billion market. In comparison, What do you think is the rich person's curse? A rich पहले एक बार है ना ये सवाल खुद से सॉल्व करके देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक अ रिच पर्सन कर्स? आई डोंट फील इट इन माई हार्ट, बट द लॉजिक्स आई हैव, और या जो तर्क मैंने जो सुने हैं समझे हैं, इट्स अ बोरोड लॉजिक, नॉट लाइक माई लॉजिक। उनके आधार पर अगर मैं आंसर दूँ, लाइक ओनली यही एक एंगल दिख रहा है मेरे को अपना आंसर देने का। व्हाट डू यू थिंक
क्या बढ़िया शुरुआत करी है यार। What do you think is the rich person's curse? सो मैं अपने दोस्त के साथ था एक बार, कहाँ पे, हम यही मार्केट में कहीं घूम रहे थे। एंड आई टोल्ड हिम कि यार कर्जा हो रखा है, मतलब इतने कर्जे को कैसे उतारते हैं, या फिर एक मतलब एक बिज़नेस को रन करने के लिए पैसे रनवे यूज़ कर रहे हैं, अगर इन्वेस्टमेंट भी है, पैसे हैं, एक कर्जा वाला जो अमाउंट है उसको उतारने में एक साइकोलॉजी इज़ वे डिफरेंट। और मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे आऊँगा। मैं ऑल्दो एक चीज़ पे काम कर रहा हूँ, बट ये दिस इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन माई हेड। तो पता नहीं सम कन्वर्जेशन लेड टू समवेयर, उसमें ओशो की कुछ बात हुई, एंड देन द एग्जाम्पल ही यूज कि भाई तुम्हें ये दिक्कत है कि तुम्हारे पास 100 करोड़ नहीं है, लेकिन जिसके पास 100 करोड़ है उसको ये दिक्कत है कि उसको 1000 करोड़ का लोन नहीं मिल रहा है। तो प्रॉब्लम ही बहुत डिफरेंस होती है कि एक गरीब को या गरीब तो नहीं बोलना चाहिए, एक मिडिल क्लास बंदे को, मेरे को ही ले लो, मेरे को ये दिक्कत है भाई, मैं ज़्यादा खर्चे करने के लिए अगर पैसे नहीं हैं तो क्या करूं। लेकिन जो अमीर बंदा है उसको ये टेंशन है कि उसका बेटा नशे में पड़ा हुआ है। तो दैट्स अ डिफरेंट माइंड स्पेस, यू नो। अगर तुम सिर्फ खर्चे के हिसाब से देखोगे, अगर रिच इज़ ओनली सीन एज द मनी, इफ़ जो रिच को अगर सिर्फ पैसे के हिसाब से देखे, उस सेक्शन में उसके प्रॉब्लम्स देखे, तो इट इज़ वेरी डिफरेंट। सो मतलब जो पैसे वाले नॉर्मल खर्चे हैं, प्रॉब्लम्स है, वो तो दैट इज़ नॉट देयर प्रॉब्लम। तो उनका क्या होगा भाई अगर मैं यही वाला सिचुएशन लूँ? सो इट्स मोर ऑफ एन इमोशनल सेटलमेंट आई वुड से, है ना। और एंड इफ़ आई आंसर इट इन अ वे कि एक पॉइंट के बाद मैं जब बहुत अमीर हूँ तो उस टाइम मैं अपनी प्रॉब्लम कैसे देख रहा हूँ, एंड रिलेटिंग फ्रॉम द करंट्स प्रॉब्लम, मे बी मैं आंसर में ये दूँ, हाँ सो दिस इज़ द आंसर फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। आ गया दिमाग में कुछ। तो जैसे अभी अगर मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा इमोशनल डिसबैलेंस है अगर एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से, बट दैट वो प्रॉब्लम जब जाती है तो बहुत धीरे धीरे जाती है, एकदम से ख़त्म नहीं होती है जाते वक्त भी। सो प्रिजर्वेरेंस एंड पेशेंस, प्रिजर्वेरेंस इन द मोमेंट एंड हैविंग द एबिलिटी टू वर्क ऑन, अगर ये दोनों साथ में रही तो जो नॉर्मल ऐसी प्रॉब्लम्स है आई कैन फाइंड अ सोल्यूशन टू इट। तो इन सारी बातों से हम यहाँ तो अभी नहीं पहुँचे कि रिच मैन की प्रॉब्लम क्या है। इमोशनल वाली हो गया यार, लाइक बंदा बहुत आंतरिक ही हो जाएगा, मेरे को तो यही लगता है। लाइक ही विल delve deeper into his insecurities if he hasn't been awakened the process of being rich। पता नहीं यार, लेट्स सी। बहुत ज्ञान पी लिया बहन चोद, और वीडियो झाड़ पर नहीं देगी। A rich person born in royalty, Buddha. Think of Buddha. Think of Ram, bro. ओह भाई, ओह भाई, ओह भाई, कहाँ ले गया भाई। सही बात है भाई, बहुत सही जगह ले गया टॉपिक को। कितने सही एग्जांपल्स हैं ना हमारे माइथोलॉजी में और रिलीजियस टेक्स्ट में। What is the curse of Buddha and Ram? Think of all the people you know जिनके parents के पास बहुत है. What is their curse, bro? What do you think is the curse of somebody who's had enough in life? जिसके लिए ये material ladder is immaterial. Who's somehow inherited enough material where they do not require more material. If you listen to Tate, the material ladder is get bitches, get Bugattis. Bitches Bugatti, Yes, bitches Bugatti. that That's what works. he plays on, right? If you look at spiritualist thinkers, they'll say moksha, nirvana, moksha, nirvana, moksha, nirvana. That is the Right. end of their ladder. सिक्के वही है, नाम अलग है। For somebody who has enough material situations sorted, the material ladder does not exist. There is no aspiration, there is no going towards something. What do you think is their problem? HK says probably meaning. ओ भाई कहाँ ले गया यार ये? दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्या होगा? My brain is not braining, bro. They don't go through the process of making it, Sushil says. They are here to do karm, Daksh Bhavsar says. Rohan, You
can't say like they are here to do कर्म, और मे बी मतलब पता नहीं किस वे में फ्रेम हुआ है, क्या वर्डिंग है जो मेरे दिमाग में आ रहा है, दैट इज़ कि इफ़ यू गो इनटू गीता दैट्स द सोल्यूशन इट प्रपोजेस. सो आई एम नॉट श्योर. ओके, सो इसने ये पॉइंट और बोला है कि स्पिरिचुअलिटी वाला सिक्का भी उसके लिए हो चुका है. लाइक ये वाला डन हो गया, ये वाला डन हो गया, उसके बाद पता नहीं. सो स्पिरिचुअलिटी के एंड में जो है इट्स अ मोक्स एंड फीलिंग ऑफ जो एक्टेसी एंड वो सब है. तो so they probably are detached or not, maybe. So I think they are detached. अगर ये दो सिनेरियो के हिसाब से जा रहे हैं या तो मीनिंग ख़त्म हो गया, तो अब क्या बचा है? वही आई थिंक वो परम सुख परम आनंद वाली चीज़. Sharma says loneliness. No, bro, the answer is impotence. The answer मतलब बच्चे नहीं पैदा करते. is impotence. That's what they feel, bro. They feel like none of what they do has impact. मैं बैठ जाऊंगा पापा की फैक्ट्री पे जाके, पर होगा क्या? मेरे करने से कोई फर्क पड़ता है? मेरे को नकली बॉस का पद दिया जाएगा कि मैं बॉस हूं, सुनेगा मेरी कोई नहीं. सारे एम्प्लॉइज बाद में बैठ के बोलेंगे बॉस का बेटा है, जो मन आता है करता है. मैं लेट जाऊंगा तो प्रॉब्लम है, मैं जल्दी आऊंगा तो प्रॉब्लम है. मेरी हर चीज का कोई इंपैक्ट ही नहीं है. मैं कॉन्डम एग्जिस्टेंस जी रहा हूं, जहां मैं हर तरफ हाथ मारूं तो एक कॉन्डम जाके लगता है और मैं कुछ भी रियली फील नहीं कर पाता. ये प्रॉब्लम है. तभी तो बुद्ध छोड़ के निकलते हैं, तभी तो राम को वनवास जाना होता है. वनवास का मेटाफर समझो ना. बुद्ध ने भी लिया, राम ने भी लिया, इनफैक्ट पांडवों ने भी लिया वनवास. वनवास का मेटाफर क्या है? वनवास का मेटाफर ये है कि मैं एक्चुअल दुनिया में जाऊंगा, मैं पेड़ एक्चुअली पकड़ूंगा, नॉट एज क्या बोलेंगे राजा राम या प्रिंस राम. आई एम नॉट प्रिंस राम, आई एम नॉट प्रिंस गौतम, आई एम नॉट किंग गौतम, आई एम नॉट किंग युधिष्ठिर, आई एम नॉट रॉयल युधिष्ठिर और अर्जुन. भाई कहाँ ले गए दिमाग को यार. ऑसम मैन, ऑसम. I am just Yudhishthir, I am just Ram, I am just Buddha. That is what they want to feel. What do celebrities want to feel, bro? What do you think is the celebrity's aspiration? What do you think is Shah Rukh Khan's aspiration? What do you think is Kardashians? Well, Kardashians might be a wild example, but you know. What do you think is a celebrity's aspiration? What do you think is their existence, bro? Why do you think these people wear all these hats and like cover their faces up? Well, everybody enjoys VIP treatment, but they don't want to be spotted, bro. They've forgotten what it means to be just a guy walking down the street. Yeah. When True. Interesting. you get it, you have to ask yourself fundamentally, okay, एक बार के लिए मान लेते हैं कि मैं अकलमंद हूं, मैं सही तरीके से. सॉरी भैया, दोनों रुको. हाँ भैया, वापस आते हैं. फेयर वैल्यू गैप बनना चालू हो गया है मोस्ट प्रोबेबली. यहाँ देखते हैं क्या होता है. अगर बनता है तो हमारा सेटअप आ जाएगा. सेम रूल्स हैं. फेयर वैल्यू गैप में करेंगे हम ट्रेड. ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम जोन 10 AM to 11 AM और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं. फेयर वैल्यू गैप और 1:3. ठीक है. ये यार मेरे को लग रहा है ये फिर नीचे आ जाएगा और हमारी ट्रेड छूटी. खैर डूबती नहीं है, हमें क्या ही बोलूँ मैं. हमें तो अपना सेटअप फॉलो करना है और इम्प्रोवाइज़ करना है. ठीक है, तो आज एक रूल और ऐड कर देते हैं इसके अंदर. देख लो लाइव, मतलब ट्रेडिंग करना सिखा रहा हूँ प्रॉपर. मतलब मैं खुद ही कर रहा हूँ भाई अकेला. रूल्स नॉट टू ब्रेक लाइव. क्या नहीं करना भाई. अगर 5 मिनट वाली कैंडल पर फेयर वैल्यू गैप है तो हमें ट्रेड नहीं करना है. यहाँ लिख देते हैं, सो डोंट ट्रेड. इसको कर देते हैं रेड. अरे यार सब कुछ ही रेड हो गया. चलो कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, ये रूल है हमारा नया रूल. एंजॉय करना पड़ेगा भाई ट्रेडिंग को. ऐसे स्ट्रेस में बैठे रहोगे ना तो बिल्कुल कुछ नहीं हो पाएगा. ट्रेडिंग के लिए दिमाग एक्टिव भी तो हो.
शांत भी तो हो, तो चिल करो भाई, आगे पीछे देखो। चलो भाई वीडियो पे चले हम। the street. When you get it, you have to ask yourself fundamentally, okay, एक बार के लिए मान लेते हैं कि मैं अकलमंद हूं, मैं सही तरीके से पोजिशन हूं, मैं डिसिप्लिन हूं, मैं बहुत गलतियां नहीं करने वाला, मेरे कोई नेट सम जीरो वाले डिसीजंस होने नहीं वाले, मैं कहां जा रहा हूं, मेरे को क्या चाहिए। सपोज मैं मान लेता हूं मेरे पास 50 करोड़ रुपए है, मैं मटीरियल गेम मान लेता हूं, सपोज मैं मान लेता हूं मेरे पास 100 करोड़ रुपए है। जब तुम्हारे बापों ने 150 करोड़ रुपए बना लिए उस इंडिया में, तुम इस इंडिया में तो 50-100 करोड़ रुपए बना ही लोगे। अकलमंद लड़के हो, मेहनत करना चाहते हो, सब छोड़ के गलीचपना छोड़ के यहां बैठे हुए हो। तो मैं किस टाइप के 100 करोड़ चाहता हूं, क्योंकि 100 करोड़ चोरी से भी बन जाएंगे, डकैती से भी बन जाएंगे, 100 करोड़ झोल से भी बन जाएंगे, फ्रॉड से भी बन जाएंगे, 100 करोड़ झूठ बोल के भी बन जाएंगे, 100 करोड़ एक्टिंग करके भी बन जाएंगे, 100 करोड़ कैसे भी बन जाएंगे। तुम्हें किस टाइप के 100 करोड़ चाहिए। तुम जमीन के लफड़ों में फंसोगे तो भी 100 करोड़ बना लोगे, तुम बेंचो बिल्डर बनोगे और दूसरों के पैसे खाओगे तो भी 100 करोड़ रुपए बना लोगे, तुम बिजनेसमैन बनोगे, घटिया क्वालिटी का माल बेचोगे तो भी 100 करोड़ रुपए बना लोगे। तुम्हें किस टाइप का 100 करोड़ चाहिए ब्रो, ये पूछो ना। मुझे तो बस ट्रैवल करना बिल्कुल सही बोल दिया भाई, हिला दिया ना अंदर से पकड़ के। है, एक्सप्लोर द वर्ल्ड ब्रो, डू इट राइट नाउ। ये ना मतलब जितना भी बन रहा है ना अपनी औकात के अनुसार घूम ले, निकाल ले अपने अंदर से ये, ताकि दुनिया पहले क्लियर नजर आनी शुरू हो। डिजायर के जाल में दुनिया क्लियर नहीं नजर आती, डाउट, डर, डिजायर, इनके जालों में दुनिया क्लियर नजर नहीं आती भाई। रोस्ट कर करके बन जाएंगे ब्रो, क्या लगता है कैरी ने नहीं बनाए। You have to ask yourself the question, how do I want this money? Because the money seems useless after you have it. Useless in the sense it is not desire. एक चीज ना होने में और एक चीज होने में बहुत फर्क है। एक क्लीवेज में और एक न्यूड में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है ब्रो। ना होने में और होने में बहुत फर्क है। जब वो हो जाएगा ना तब उसका वो ग्लिटरी चार्म नहीं रहेगा। सो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, वहां तक जाने का तरीका मेरे को कौन सा जायज है। गंदी बातें मत करो, कह रहा है लाउड स्पीकर पर सुन रहा हूँ, घर वाले बैठे हैं साथ में, घर वालों को बोलो सेक्स इतना ऑफेंसिव नहीं होता अगर उसको न्यूट्रली ऑब्जेक्टिवली देख लिया जाए, शायद कुछ सीख जाओ। पूरी दुनिया सेक्स के पीछे चल रही है भाई, पूरी दुनिया का मोल मूल्य सेक्स रह के हो गया है भाई। सब टिंग डिंग 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 टिंग डिंग डिंग, वही जो वो बोलता है ना, क्या कहता है आमिर खान उस मूवी में रंग दे बसंती में, टिंग लिंग 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 टिंग डिंग डिंग, ये है भाई। Move forward with a name, with a hunch, with a first step. We have to react to Andrew Tate on Patrick Bet-David because, well, frankly, let's see what he has to say, and we'll pick out the philosophical parts, we'll pick out the idea parts, the news parts I'm not that interested. Good, exactly, that is why I watch your content bro. तो भाई पैट्रिक बेट-डेविड यार, उस बंदे ने आई वुड से लाइक ओके, एंटरप्रेन्योरशिप का बीज जो आया मेरे दिमाग में स्टीव जॉब्स के बारे में जान के आया, बट उसको उसके अंदर और जान डालने के लिए जो क्या बोलूँ खाद डाला है, इनिशियल मिट्टी जो डाली है वो पैट्रिक बेट-डेविड से आई है। ही हैज़ अ चैनल वैल्यू टेटमेंट, उसके बाद बिजनेस स्ट्रैटेजीज, टीम कैसे बनानी है, ये सब वो भाई क्या याद दिला दिए दिन 12वीं के एंड में था। तो उस टाइम वो देख के समझ आता था अच्छा बिजनेस ऐसे होते हैं, पार्टनरशिप ऐसे होती है, ये सब वैसे होते हैं। लाइक इट वाज मिनी MBA एट एज ऑफ 17-18 भाई। तो या सो दैट्स व्हाई दैट गाय हैज़ अर्न मच रेपुटेशन इन माई आई। या उसके बाद वो IIT बॉम्बे आया था, तो एक टाइम पे तो इट वाज लाइक सेलिब्रिटी मोमेंट कि हाँ भाई ये बड़ा आदमी है जिससे तो मिलना है। ओवर टाइम ही हैज़ प्रूवन हिमसेल्फ एज एन एंटरप्रेन्योर। उसने अपनी इंश्योरेंस वाली कंपनी बेच दी, अच्छे प्रॉफिट्स में बेची है उसने। सो हाँ, तो मतलब उसको उस स्टेज से देखा जब वो उसने कंपनी बनानी चालू करी थी और उस बस अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए वो कंटेंट डालता था। एंड आई जस्ट रियलाइज कि कहीं ना कहीं मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ। लाइक मैं इतना रिलेटेड कंटेंट नहीं डालता, बट या काइंड ऑफ डोमेन सेम है हमारा, तो चल रहा है। इनिशियल डेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप वहीं से सीखा था बहुत चीज़ें। तो I said to the atheist, I said, let's say there was two islands. You're shipwrecked, right? And there's two islands.
Both of them are full of savages. On one island, you and your friend are shipwrecked. On one island, your friend goes and he crashes and they kill him and they eat him. And you go to another island and they want to kill you and eat you, but they don't because it's against their religion. Mm-hmm. Did God save your life? Who cares? Who doesn't even know the name of their God? But their God said, don't kill shipwrecked survivors. And now you're alive. So their God saved your life. The concept of God. But think about, God could have said quite the opposite too. It could, like, this is where Tate's not an intellectual. Yeah, God could have said the opposite thing too. The God of those people, those tribals, whoever lived on those islands, could have said, yeah bro, kill whoever comes your way. They're alien. That's what religion said historically. As much as religion has preached peace, religion has preached violence. You have to be able to see both sides of the coin. Otherwise, you're doing yourself a disservice. This is what is convenient thinking. This is what is thinking that is best for me and... एक सेकंड भाई रुक जा, जाति पात में आ गया। अरे भाई देखो फेयर वैल्यू गैप हमारा क्लोज हो गया, नहीं बना भाई, कट गया भैया, कट गया हमारा तो फेयर वैल्यू गैप हमारा गायब हो गया। कोई दिक्कत नहीं भैया, दूसरे कैंडल पे देखते हैं। My opinions which I've preformed. And so, I mean, this is a bad example, bro. अरे हाय, दो बंदे आ गए। हेलो, कौन हो भाई? कहाँ से हो भाई? कौन से गांव से आए हो? Just a bad example. Like, what does somebody want to say to this? This is poor thinking. In and of itself saved your life. You owe God just for the concept of it, the idea of it. So even the idea of opposing evil as a whole. But you see, bro, when you support something, you have to understand that supporting that thing also means supporting everything like that. This is how law operates. Now, when a judge passes a judgment, he says this is how law should be interpreted. All other cases of that nature are interpreted in that way. In the same way, if you allow an invisible force from up above in the sky to rule and dictate your destiny, and you know this is how things should be, you also allow for bullshit to be peddled by the same people. Right. You also allow for constriction of power at the top by those people who control the word of the God. मैं medium हूँ, मैं pastor हूँ, मैं साधु हूँ, मैं फलाना हूँ. Do you really want a society like that? I understand that. क्या चल रहा भाई? नहीं आया कैंडल हमारा. General aggressive atheism is in general nihilistic. I get it. It's just pointless. I feel you. But to say that, you know, this is a bad example of bad thinking. Is a belief in God. So you're either an evil person or you believe in God in some regard. And then once I understood that there had to be an equal and opposite force, I was raised Christian. I live in a Christian nation. Romania is actually, I think, the second or third most Christian country on earth. It's a very Christian country here. It's churches everywhere. They strongly believe. No, I don't think Tate has a ghost brain, bro. No, I don't think Tate has a ghost brain. These are his thoughts. He might have copied it from people, which everybody does, frankly, but no, I don't think Tate has a ghost brain, bro. No, I don't think Tate has a ghost brain. These are his thoughts. He might have copied it from people, which everybody does, frankly, but no, he's speaking from the heart, you can tell. And that's where I began my journey, but I always had a very healthy respect for Islam because I understand that to a degree, to have a religion at all, you have to have an intolerance, to a degree. Because without an intolerance, you don't have rules, you don't have laws, you don't have any, like you said, you have to earn God's respect. If you're a religion which is tolerant of everything, then you don't have to earn God's respect. You can be a bad person and do bad things. God loves me, so it's fine. Well, no, it's not, because that's not the point of the religion. But like, I mean, where is the objective criticism of Islam in the same way? You are criticizing Christianity, but these same things apply to Islam. It's the same thing. You are saying tolerance on one end, on the other end there is homogeneity. So this is where, like, I think to a great degree, Tate's religious angle seems slightly markety to me. So then you extrapolate that out, and I was sitting and thinking, well, what's the primary function of a religion? And the primary function of a religion, I don't believe is the religion exists so I can live forever. I mean, that's a nice thought. But I think on a macro level, the primary objective of a religion is to restore and contain some degree of traditional value within. No, bro, when religion was formed, everything was traditional value. So restore and contain. Restore to tab hoga jab lose hoga na. Yeah, bro. Poor arguments, bro. Let down. I thought Tate would be smarter, bro. This is the first time I'm watching his podcast. Average. Mid. Than the society. How do you judge? Let me change the way I worded that. How do you judge the success of a religion? I don't think you can judge it by the number of people who join it, because there's lots of people who are Catholic who don't act Catholic. They don't act in any way particularly Christian. Anyone can say they're something. You can walk into a strip club and everyone says they're Christian. It doesn't mean anything, right? So how do you judge the success of a religion? Well, I like to think the best way to judge the success of a religion is how successful is it at fighting evil?
How successful is it at preserving? Or how successful is it at warding off evil in its own darkness? Because you are thinking evil is out there. This is the fundamental error of the modern person. This is an Abrahamic error overall in thinking, as if the evil is out there and we must preserve तो यही तो है वेस्टर्न फिलोसफी. it. Bro, I've seen so many instances of people saying, oh, that person's mean, fuck them. Were you not just being mean back to them? Like, what do you mean, fuck them? They are mean, therefore they should be destroyed. Not sure if Prakhar is mixing Western culture and अपना इस साइड वाला Southern culture. किस वे में कंपेयर कर रहा है ये? Like I see कि जो टेट बोल रहा है वो अपने ही एक एंगल पे बोल रहा है and Prakhar is टेल कि नहीं ये नहीं ये. It's thinking that evil is somehow outside you, bro. We went over this on the very stream that caused all the controversy in the first place. You think evil is out there. That is how public battles are done. That is how all decision making is done. Evil is not out there, bro. Evil's in here just like goodness is in here. It's a choice we make every day. It's what burden are you willing to lift every day, bro? That is what I don't know. It's good to say. मतलब ये difference है. This is how I see it. कि हाँ whatever he is saying, I agree. लेकिन ये जो बातें हैं ये उसको समझ आएगी जिसने इस साइड का कॉन्टेक्स्ट पढ़ा हुआ है. राइट लाइक दे आर नॉट अवेयर कि प्रॉब्लम बाहर है. वो प्रॉब्लम अंदर है, प्रॉब्लम बाहर है, वो देख रहे हैं. सो जब वो अवेयर ही नहीं है तो वो बात भी उसी तरीके से कर रहे हैं कि नॉन एग्जिस्टेंट पार्ट हटा के, तो बात तो उनकी बेवकूफ़ी वाली ही लगेगी हमें. It's what burden are you willing to lift every day? It's what kind of a world are you willing to put together and manufacture? If you cannot acknowledge the possibility of evil within your brilliant ideas, within your ideas of morality and genius within yourself, you are failing as a thinker. हाँ, Kabir said, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई. Bro, Kabir got it, bro. But did they read Kabir? Kabir got it, bro. The line of good and bad is not somewhere outside in the physical world. It's not somewhere between two religions. The line of good and bad is not somewhere between people's intents. It goes through people's hearts and their circumstances, bro. When things happen to people and people begin to think in a different way about the world, where they do not understand their responsibility in the world, where they do not understand what they must do in the world, they choose in some small way a direction that leads to ultimate evil. I think Peterson got his nose put on that very well, bro, where he said, it's a choice you're making. The integrity of the individual who wants to understand that X must be done for his integrity to be preserved. That's where it comes, bro. Yes, Advait Vedant, bro, non-duality. Non-duality, bro. ये द्वंद प्रॉब्लम है. ये द्वंद प्रॉब्लम है, bro. ये द्वंद प्रॉब्लम है. पता है जैसे ना अब to criticize Christianity, and not Christianity as an idea, but like some of the precept and some of the commonplace understanding of Christianity, this idea that love is the solution, love is the solution, love is the solution. First of all, define love, because philosophers have failed and nobody's come close to understanding love. Then probably help me segregate the kinds of love that exist, and what point does liking become love? What point does affection become love? So okay, one, there is a देखो भाई, I think you and me we both agree कि एंड्रू टेट से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल प्रखर है. let's say definitional issue with the idea of love as a precept. But on the other hand, there is कंपेयर भी किया तो किससे यार. But he's a good thinker. That's what I meant to say. a biological issue with the idea of love, because love, and this has been popularly doing trends on Twitter with I think Matthew McConaughey or somebody, where because love ये तो सुसु भी बहुत तेज आया भाई. बहुत भयंकर मूत है आया. बट मूत के नहीं आया. ओके. इसका ना एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको नोट्स में रखेंगे हम अपने. सो मैं यहाँ पे क्या करने आया था, मैं यहाँ पे पिक्चर देखने आया था राजा. पिक्चर यहाँ पे ये करेंगे, यहाँ पे ऐसे मैग्नेट लगा के और ये लगा देंगे यहाँ पे. इसको ये थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं. डन है. ठीक है, 5 मिनट में आ गए. यहाँ पे हम कुछ वो देख नहीं रहे, और ये हमारा पहला टारगेट रहेगा. यहीं पे अगर रिवर्सल लग गया तो love and oxytocin response, a pair bonding idea that is built into our biology through chemicals, also initiates violence, where mothers who are loving their kids who are just being born are also the most violent, at least in species like dogs. Oxytocin also triggers violence. Love is truly not the solution. Love is the consequence of reaching the solution.
Now, this is very hard to explain. This emptiness is very hard to explain. This idea that once you've achieved that state, only what emanates through you is love is very hard to explain. It's very difficult to put in words. It's very sort of counterintuitive. This is the #1 selling Facebook ads book in the world right now. This book has literally helped अरे यार, I'm not sure I want to watch this or not. पता नहीं यार, वाइब सी नहीं है इसमें तो thumbnail देख के, but देखो फिर सजेशन में आएगा. किसी से मत डरो. चलो यही देख लेते हैं. बॉयज, मैं मजाक नहीं भाई, मैं तुम्हें बहनचोद ये क्लिप दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं, मेरे दिमाग में अब ये बात आ गई है भाई. फक भाई, बहुत डार्क है भाई, ये बहुत डार्क है भाई. चक पैलेनुइक आई थिंक मॉडर्न टाइम्स में लास्ट 50 साल का प्रॉबेबली बेस्ट फिक्शन राइटर है, क्योंकि उस आदमी ने अपना मिशन बना रखा है कि उसके दिमाग के सबसे अंधेरे कोनों को वो किताबों में, शब्दों में बयान करना चाहता है. उस कहाँ से आता है इन पे इतना टाइम ये सब पढ़ने का? बंदे का लाइफ मिशन है ये. तो मैं तुम्हें ना ये दिखाना चाहता हूँ. रुको. Okay, this is Chuck Palahniuk, who wrote Fight Club on Joe Rogan. You want to see me crucify myself right now? Yeah. Okay. This is kind of the career-ending moment. For several years, I was in a writer's workshop. One of the writers in our workshop is a writer named Cheryl Strayed, who had written a book called Wild, which was a hugely successful book. It was chosen as an Oprah book. But while she was writing it, she had written a segment about how, as a child, she would be sat on the sofa with her grandfather, and her grandfather taught her how to masturbate him. And so as a child, she would masturbate her grandfather until he achieved orgasm. Guys, don't tell me I did not warn you. Don't tell me I did not warn you. And any sexual assault victims, trigger warning. But And then later, she would find these featherless birds that had fallen out of a nest. And she picked one up, and she knew it would die. So she crushed it between her bare hands. This is a very small child. And she wrote how, as that bird died, crushed between her hands, its death throes, its spasms of death, felt exactly like her grandfather's penis ejaculating in her little hand. Whoa. That was the best thing she ever wrote. And her editor at Knopf said, that is not going in this book because we want this book to be a big book. And if we see you jerking off your grandfather and then killing baby birds, that is not gonna make Oprah Winfrey happy. And we all realized it was fantastically powerful. But then, bro, several lessons in this. I mean, I can continue this if this is not making you absolutely uncomfortable to the T. But several lessons in this. One, we live in this world where things are manicured so that you're not offended. Things are constantly manicured so that you're not offended. So that it doesn't feel like, oh my God, मेरे को reality face करनी पड़ रही है बहनचोद. The reason why Bollywood's this fantastic universe where everything good happens is so that you don't have to face what is real and true. And this is a disgusting truth and disgusting reality about how the world works. 2, art is weird. Art talks about shit in a very weird way. And what makes for beautiful art, not everybody can appreciate. 3, what Chuck Palahniuk thinks is great art is a very weird concept. But Palahniuk. हाँ यही है भाई. ओह, फाइट क्लब वाला बंदा. अरे हाँ भाई, इसको तो हो गई बढ़िया. ओके, इसीलिए है क्या फाइट क्लब? नाइस यार, ये नहीं पता था. But what Chuck Palahniuk produces as great art is brilliant. For example, Fight Club. So you have to tend to what he thinks is good art. Okay, this gets worse. This gets worse. then she said, they won't take this. This can't go in. And I had written a scene in which देखो कैसे माइंड वर्क करता है अपने आप को ही एक लूप में रखने के लिए. a young man, has done up an भाई एक सेकंड यार, मेरे ओपोनेंट ने चेस में मूव चल दिया तो मैं अगला मूव चल लूँगा. अटेंशन स्पैन देखो कितनी कम है.
चेस्ट में, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ से अटैक बना रहा है, मैंने इससे पहले क्या चला था होगा। ओके, ओ अच्छा मेरी रानी आ चुकी है, ठीक है। तो मेरा प्लान है इसको बचाने का। यहाँ पे कोई अटैक ही नहीं है मेरे पास, दरवाजे को आगे भगा लेते हैं, बाद में देखेंगे। An inflatable sex doll so it looks exactly like the woman he's obsessed with. And during the seduction of this, go in. And I had written a scene in which take. Okay, this gets worse. This gets worse. Then she said, "They won't take this. This can't go in." And I had written a scene in which a young man, has done up an inflatable sex doll so it looks exactly like the woman he's obsessed with. And during the seduction of this sex doll, he accidentally snags the back of it with the zipper of its dress. And he realizes during the fornication that it is gradually losing air. So he's got to copulate faster and faster to try to achieve orgasm before this thing completely goes flat. And at the end of the scene, he's standing there with this completely deflated sex doll hanging off of his erection like this surrender flag. And of course his mother walks into the room. And after I wrote that scene, the lead मैं बहन चुकी तो अलग ही वहाँ ले एंगल लेके जा रहे थे, एकदम में उतर आ गई भाई यार, ये ऐसे कंट्रोल करनी चाहिए थी ब्रदर। leader of the workshop I was in, my first workshop, she took me aside afterwards and she said, "The other writers in the workshop no longer feel safe around you." She really did. She said, "You've written something that really frightens them, and they would like you to politely." You see, bro, real shit. Like एक सेकंड के लिए जितना रियल मैं भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं राइटर नहीं हूँ, मैं फिक्शन नहीं लिखता, उससे ज़्यादा रियल खैर भाई हो सकता है। इंडियन एक्सपीरियंस में कौन सेक्स डॉल यूज़ करता है? तुम तो अपना हाथ जगन्नाथ, तुम तो पता नहीं वो भी नहीं लगाते होगे मॉइस्चराइजर, ठीक है। बट एक अमेरिकन एक्सपीरियंस में काफ़ी रियल बात है। तो पता है बेसिकली द रीजन फॉर दिस स्टोरी टू एग्जिस्ट इज टू पॉइंट आउट how deep the whole of not having, like how deep the whole of loneliness exactly is. कि वो कह रहा है भाई, एक तो मैंने उसको बिल्कुल ऐसा ड्रेसअप करा दिया जैसे वो मेरी, जिसको मैं पसंद करता हूँ वो, तो उसे मैंने मनपसंद की लड़की बना दिया इस डॉल को, उसको एनिमेट कर दिया है। अब मैं उसके साथ लगा हुआ हूँ और वो फट रही है, उसमें से हवा निकल रही है और मैं जोर से लगा हुआ हूँ कि इस मोमेंट में मैं कर पाऊँ। तुम लोनलीनेस का गड्ढा देख रहे हो कितना डीप है, कितना गहरा जाता है लोनलीनेस का गड्ढा। ये बड़ी रियल बात है, लिटरली रियल नहीं है, बट जिस फीलिंग को ये टच कर रही है ना, वो बहुत रियल बात है। और इसी तरीके से जो पिछली स्टोरी थी सेक्सुअल हरासमेंट को लेके, I don't know if any of you have been sexually harassed. I'm not trying to trigger it. I know it's very painful to be triggered into that emotion again. But if you think about it, that analogy between death and sexual abuse, and how this innocent girl killing this little bird is the same innocent girl whose innocence has been taken by sexual assault from a family member, which by the way is rampant. If you just care to look around you, you'd be surprised how many girls and boys both get sexually abused when they're kids. How the loss of innocence carries over in both places, and there is something that dies in both those cases for someone else's pleasure. Beautiful. The symbolism, the way those two themes interact. Beautiful. आगे. You want more? Okay, आगे बढ़ते हैं. I tell a classic anecdote. After I had read the gut story at an event, a woman came up. Bro, by the way. And bro, ध्यान से सुनना इस वाली स्टोरी को. And she was a middle-aged woman. She was about my age. And she said, "I really love that you read that story about how you got your anus prolapsed while masturbating in a swimming pool." Which is not my story. But I'm the... And she was a middle-aged woman. She was about my age. Nice वाली स्टोरी को. And she was a middle-aged woman. She was about my age. And she said, "I really love that you read that story about how you got your anus prolapsed while masturbating in a swimming pool." Which is not my story. But I'm the... one that read it. So that's the one, I'm the one that they're picturing in this horrendous situation. I think the story is something about how somebody's trying to jack off in a pool और उनकी anal cavity gets sucked into by one of the suckers of the pool, और उनकी मतलब जो
I can't believe I'm being descriptive on this, but तुम्हारी जो anal cavity होती है, तुम्हारी जो anus होती है, जो हमारा जो छेद होता है, जहाँ से तुम हकते हो ना, वो एक छेद होता है. वो prolapse, वो भाई वो ना वो मतलब समझ रहे हो, वो बंद हो गया. You can tell that story. I want to tell you a story. And she said how when she was 7 years old, she was in 2nd grade, and she was in a little organization called the Brownies, which is a precursor to the Girl Scouts. You wear a brown dress, little brown hat, you get these little merit badges. And she said, one day I had a stomach ache, and my mom kept me home from school. And we had this heating pad. It must have been in the 1960s. The heating pad had this vibrating function. And she put me face down on this heating pad on my stomach. And I fell asleep. And while I was asleep, this vibrating, warm heating pad must have slid down between my legs. She says, because I woke up with the most amazing feeling. A feeling like I'd never felt before. Oh my God, it felt so good. Next time it was my turn to host the Brownies. I said, Brownies, you've got to try this heating pad. And she said, it was like Sex in the City for 7-year-old girls. They could not get enough of this heating pad. And they were all riding this heating pad, and they had a great time. And for every Brownie troop meeting, it was at my house, and I was the leader, until the day that my mother came home from work early. And she caught us with a heating pad. And she sent the other Brownies home, and she whipped the cord out of the wall. She just ripped it out of the socket. And she started to beat me with it. And she beat me with that cord, and she beat me. And she said, you fucking piece of shit. You dirty whore. What kind of a fucking whore am I raising? You whore. And she beat me, and she beat me. And she says, this woman, who's my age now, she says, I have not had an orgasm since I was 7 years old. What the fuck, bro? And then she goes, but if you can tell that swimming pool story about how you got hurt jacking off underwater, she says, I can tell my heating pad story. And I can tell that story until I can make it funny. And then maybe someday I can go back to my mom and I can say, do you remember that heating pad we used to have? And it'll be complete. Whoa! Shit. And so see, that's what I'm trying to do. I'm trying to create the opening for people to tell these stories that they never thought that they could tell. Because that's the way in which they're going to resolve these stories. And they're going to master these stories. But this is a story of a woman discovering her sexuality, a girl discovering her sexuality, and then being traumatized away from it forever. This is that story. This is the way you discovered at some point in your life what jacking off means. And then you had slower trauma, maybe some of you had worse trauma, but this is that story. And man, I think this guy is fucking great, guys. I think he's so good. He's so original. I don't even care if he's right or wrong. I don't even give a shit if he's right or wrong. But he's so original. He is so goddamn original. You have to love it, bro. What are you saying? You have to love it. He was telling this story about being in this forensic laboratory as an autopsy was taking place. And this autopsy table was adjacent to this huge indoor window that separated the autopsy suite from this lunchroom. And in the lunchroom were the rest of the forensic staff, and they were all eating their lunches. And they were watching through the window as this absolutely perfect 12-year-old boy was being autopsied. And just hours watching, and this autopsy table. Goddamn original. You have to love it, bro. What are you saying? You have to love it. He was telling this story about being in this forensic laboratory as an autopsy was taking place. And this autopsy table was adjacent to this huge indoor window that separated the autopsy suite from this lunchroom. And in the lunchroom were the rest of the forensic staff, and they were all eating their lunches. And they were watching through the window as this absolutely perfect 12-year-old boy was being autopsied. And just
hours before this kid, like 2 hours before, this kid had been riding his bicycle. He'd fallen over, he'd hit his head on the curb, and now 2 hours later, he was dead. And dead without almost a scratch on. And now Well, you have to love it. about being in this forensic laboratory as an autopsy was taking place. And this autopsy table was adjacent to this huge indoor window that separated the autopsy suite from this lunchroom. And in the lunchroom were the rest of the forensic staff, and they were all eating their lunches. And they were watching through the window as this absolutely perfect 12-year-old boy was being autopsied. And just hours before, this kid, like 2 hours before, this kid had been riding his bicycle. He'd fallen over, he'd hit his head on the curb, and now 2 hours later, he was dead. And dead without almost a scratch on him. Just this perfect, naked, dead 12-year-old boy on the autopsy table. They watch as the pathologist incises around the top of the kid's face, at the top of the forehead, the hairline, and then peels the face down, like peeling an orange, peels the entire face off of the skull of this little boy and leaves the face around the neck like a mask, like a rubber mask. And this exposes this liver-colored, dark red musculature of the child's underlying face. And this one guy watching it with a mouthful of tuna sandwich, he points this out and he says, "See that? That there? That's the color of red that I want to paint our rec room." Holy shit. And when Sedaris told that story in front of 600 people, it was dead silent. And you could hear people weeping. भाई मैं आई कैन नॉट इमेजिन भाई जो आदमी ऑटोप्सी का काम करता होगा उसकी क्या जिंदगी होगी. Detachment, bro. People were crying and they were hating David Sedaris in that moment. And so I had to laugh. I laughed really loud like a donkey. And it was amazing how the hatred in that auditorium swung from hating David, who they did not want to hate, to hating this jackass over here, who was actually laughing. And so I threw myself on the sword for David, and that story never went in any book. Wow. Did the story not go in any book just because of the reaction by the audience? Or just an uncomfortable moment? He just decided? Did you speak to him about it? No, I didn't. Not afterwards. It was just such an awkward, painful thing. I would never kind of throw it back in his face. I was commenting about how in Breakfast at Tiffany, Can you see how art pushes the boundaries of existing structure? Truman Capote had made this observation that Americans don't like true beauty, true classical natural beauty. They want to see a very plain person who has been so groomed, so exercised, so made up, so stylized that she can kind of pass as this amazing, strange beauty. Very interesting. That's what Americans want. ओके ये अभी यहाँ पे नहीं चल रहा है. ठीक है भाई, तो ज़्यादा ट्रेड बन नहीं रहे हैं इन दिनों. इस पर थोड़ी सी रिसर्च और होमवर्क करूँगा मैं, क्या चल रहा है. आई थिंक नाउ आई हैव टू गो बैक इनटू माय बुक्स एंड नोटबुक्स एंड लुक इनटू इट कि हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं ताकि हमें ज़्यादा प्रोबेबल ट्रेड्स मिले. ठीक है, हम अपना टाइम ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते बैठे बैठे. Because natural classic beauty is not egalitarian. You're either born with it or you're not. And so groomed, so exercised, so made up, so stylized that she can kind of pass as this amazing, strange beauty. Very interesting. That's what Americans want. Because natural classic beauty is not egalitarian. You're either born with it or you're not. Oof, what a deep fucking bro. क्या deep point है. You know, effectively कह रहा है American people are ideologically bent towards liking a kind of beauty that is efforted as opposed to natural, because nature is not equal. It's not egalitarian. It does not give everybody the same thing at all points. So they want to see a plain person who has been transformed. And to make my point, at the end of the story, I made a cheap shot
I said, and that's why we have Sarah Jessica Parker. And I said this in New York. They want to see a plain person who has been transformed. And to make my point, at the end of the story, I made a cheap shot. I said, and that's why we have Sarah Jessica Parker. And I said this in New York. And in New York, Sarah Jessica Parker is worshipped like a god. And that whole crowd hissed and booed and did everything but throw excrement at me. Wow. But then later in line, Bro, who does not know who Sarah SJP is? No offense to SJP, but let me just show you. SJP, Sarah Jessica Parker. This is Sarah Jessica Parker. For people that do not know, you've seen her in a movie somewhere. She has like this weird crossover between kind of pretty but kind of scary. half of them came up and whispered, "That was really funny." Check this out. Want a quick and easy way to make tons of pro-looking videos all by yourself? बताओ यार 30 मिनट की स्ट्रीम के लिए मैंने खुद को बेच दिया 1 घंटे स्ट्रीम के लिए मैं आखिरी कैंडल देखना चाहता हूँ बट कोई नहीं यार छोड़ो बहुत पता नहीं हम लोग आ रहे हैं उसे हम लोग धड़ दो पूछने वाले हैं उनके कानों में चिल्ला ये इसका फिर वो ना अरे अच्छा प्रथम का चैनल आ गया ठीक है भाई एक और चैनल मिल के रिएक्ट करेंगे चलो देख लेंगे तब तक ओके बाय बाय गाइस नो ट्रेड फॉर टुडे कल देखेंगे ठीक है कल से